नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 3 सामाजिक असमानता अपवर्जन के प्रतिरूप जाति पूर्वाग्रह अनुसूचित जातियां, राजस्थान की अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्ग, महिला समानता का संघर्ष, धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण, निःशक्त जनों की देखभाल। पाठ का टॉपिक हम मंडल आयोग पेज नंबर 39 पर पढ़ेंगे कि मंडल आयोग का गठन कब हुआ और उसके क्या क्या कार्य थे। 1977 के लोकसभा चुनावों में जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में सरकारी व शैक्षणिक सेवाओं में 25 से 33% तक पिछड़े वर्गों को आरक्षण की बात कही थी। जब जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई तो उसने वीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया जो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मंडल आयोग का नाम क्या है या मंडल आयोग को किस रूप में पहचाना जाता है, तो वीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों के लिए एक जो आयोग का गठन किया गया उसे मंडल आयोग का नाम दिया गया या उसे मंडल आयोग कहा गया। इस आयोग को केंद्र सरकार के द्वारा निम्न कार्य दिए गए। अब मंडल आयोग के क्या क्या कार्य हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें पहला कार्य आता है सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की परिभाषा हेतु कसौटियाँ तय करना। दूसरा, पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु क्या कदम उठाए जाएं, इस बारे में सुझाव देना कि पिछड़े वर्ग को और अच्छा कैसे किया जाए, उनको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में सुझाव देना। फिर तीसरा आता है केंद्र, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पिछड़े वर्गों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण आरक्षण की सुविधाओं की संभावनाओं का पता लगाना कि जो प्रतिनिधित्व के क्या कारण थे और उनको आरक्षण की जो संभावना है वो किस कारण से हैं। फिर आता है चौथा, संकलित तथ्यों के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। जो तथ्य होते थे उसके आधार पर प्रतिवेदन को लिखना एवं सिफारिशें करना। अब 30 अप्रैल 1982 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। आयोग ने सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए 27% स्थान आरक्षित करने का सुझाव दिया। आयोग ने देश की 3743 जातियों को पिछड़ी जातियां घोषित किया, जिनकी जनसंख्या देश की कुल आबादी का 52% थी। क्या इसमें क्या बताया गया कि जो 3743 जातियों को पिछड़ी जाति घोषित कर दिया गया, पिछड़ी जाति का नाम दे दिया गया और इसकी जो संख्या थी वो जनसंख्या देश की कुल आबादी का 52% थी। आयोग ने 52% स्थान आरक्षित करने की बात कही, परंतु संविधान की धारा 14 और 16 के अनुसार 50% से अधिक स्थान आरक्षित नहीं किया जा सकता तथा 22.5% स्थान पहले से ही अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। अतः संविधान के प्रावधानों के कारण पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में 27% स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की गई। आयोग ने सभी स्तरों पर पदोन्नति के लिए 27% स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की। आयोग ने यह भी कहा कि आरक्षण के कोटे को 3 वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। अब यहाँ पर आयोग ने ये भी बताया कि जो आरक्षण का कोटा है उसको 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। उसके बाद ही स्थान न भरने पर आरक्षण कोटे को हटाया जाए। अगर जो आरक्षण दिया गया है उसमें अगर स्थान नहीं भरा जाता है तो इस कोटे को हटा दिया जाए। आयोग ने पिछड़े वर्ग की सूचियाँ बनाने एवं आयु सीमा में भी छूट देने की सिफारिश की। अब जो आयोग है मंडल आयोग, उसने पिछड़े वर्ग की जो सूचियाँ बनानी थी और जो आयु सीमा है उसमें भी छूट देने की बात की गई थी कि किसी भी पद पर कार्य करने के लिए अगर व्यक्ति की उम्र निर्धारित की जाती है तो उस निर्धारण को भी हटा दिया जाए।
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, बैंकों, सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रतिष्ठानों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भी लागू करने की बात कही और यह भी कहा कि इन सिफारिशों को लागू करने के लिए एक कानूनी प्रावधान किए जाएं। आयोग ने यह भी कहा कि पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए उसी प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाए जिस प्रकार की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए दी जाती है। आयोग ने पिछड़े जातियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करने एवं इस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय छात्रावास बनाने की सिफारिश भी की। अब जो मंडल आयोग है उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए और छात्रों के लिए आवासीय छात्रावास यानी हॉस्टल और स्कूल दोनों की व्यवस्था करने की भी सिफारिश की। 30 अप्रैल 1982 को मंडल आयोग की रिपोर्ट आने के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसकी सिफारिश को क्रियान्वित करने की मांग की थी। जो तत्कालिक उस समय की जो केंद्र सरकार थी उसने इस काम को करने के लिए मांग की। 1989 में नवी लोकसभा के चुनाव में जनता दल के द्वारा अपने घोषणा पत्र में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया। चुनाव बाद केंद्र में विभिन्न दलों को मिलाकर के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन किया गया और प्रधानमंत्री वीपी सिंह को बनाया गया। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद में पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की दुहाई देकर के 17% आरक्षण की घोषणा की तथा इस आशय की सरकारी अधिसूचना जारी कर दी। इस घोषणा की प्रतिक्रिया देश के विभिन्न भागों में हुई। स्कूल व कॉलेजों में हड़ताल होने लगी। देश भर में 1 महीने की अवधि में 160 छात्रों ने इसके विरोध में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। किस लिए? जहाँ पर ये कही गई थी कि पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की दुहाई देकर के 27% जो आरक्षण की घोषणा की गई थी, इस आशय की सरकारी अधिसूचना जारी की गई थी और इस घोषणा की प्रतिक्रिया देश के विभिन्न भागों में हुई। स्कूल व कॉलेज में हड़तालें होने लगी थी और देश भर में 1 महीने के अंदर 160 छात्रों ने इसके विरोध में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए, प्राणों की आहुति दे दी। कई स्थान पर मंडल विरोधी मंच, मंडल विरोधी संघर्ष वाहिनी, समता मंच के नाम से इसका विरोध करने के लिए संगठन बने। कई स्थानों पर आयोग के समर्थकों एवं विरोधियों में संघर्ष भी हुए। अक्टूबर 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया। 16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण को उचित ठहराया। साथ ही यह भी कहा गया कि इन जातियों के संपन्न लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर 27% आरक्षण तो लागू कर दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि इन जाति में जो संपन्न लोग हैं, कैपेबल लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 1993 से तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 1993 से 27% आरक्षण की व्यवस्था पिछड़े वर्गों के लिए लागू कर दी। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए 14% आरक्षण किया गया। राजस्थान सरकार ने 1994 से 21% आरक्षण व्यवस्था की पिछड़े वर्गों हेतु लागू कर दी थी। 14 अगस्त 1993 को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। कब किया गया? 14 अगस्त 1993 को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया, जो अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने या हटाने के संदर्भ में शिकायतें सुनने का कार्य करता है। 13 अक्टूबर 1994 से अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी सेवाओं में उनकी पात्रता होने पर
ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई। अब यहाँ पर कब दी गई थी? 13 अक्टूबर 1994 को। जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग होते थे उनको सरकारी सेवाओं में उनकी पात्रता होने पर उनकी आयु में 3 वर्ष की छूट दी गई। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के मानदंडों में छूट दी गई। इन्हें सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के 7 अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों में जाटों को भी शामिल कर लिया। विभिन्न राज्यों में पिछड़े वर्गों के लिए दिए गए आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है। कर्नाटक में 40%, आंध्र प्रदेश में 25%, अब केरल में 25%, बिहार में 26%, महाराष्ट्र में 14%, उत्तर प्रदेश में 58%, पिछड़ी जातियों को 15%, जम्मू कश्मीर में 40%, राजस्थान में 52% को 21% आरक्षण प्राप्त है। राजस्थान सरकार ने क्रीमी लेयर की आय सीमा 2.5 लाख रुपए कर दी है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों, स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में भी 21% आरक्षण की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत जो राज्य की लगभग 42.5% जनसंख्या सम्मिलित है, मेव, पीटल, सिंधी, भूमिया एवं कुछ राजपूत जातियों को भी अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल करने के प्रयास चल रहे हैं। अब हमारा टॉपिक आता है महिला समानता का संघर्ष, कि महिला समानता का संघर्ष क्या है या किसे कहा जाता है। हम सभी का ये विश्वास है कि किसी भी समाज के अध्ययन का अपरिहार्य अंग स्त्री और पुरुष समान रूप से, यानी तात्पर्य ये है कि किसी भी जो समाज का अध्ययन किया जाता है उस समाज का मुख्य जो पात्र है, मुख्य जो अंग है वो स्त्री और पुरुष है। अतः समाजशास्त्र के अध्ययन का केंद्र दोनों को समान प्राथमिकता देते हुए होता है, लेकिन परिवार और नातेदारी, विशेषकर नातेदारी की संपूर्ण संरचना और प्रक्रिया को हम पुरुष को प्रधान मान करके अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में जहाँ लोगों के जीवन का प्राथमिक अवलोकन किया जाता है, वहाँ स्त्रियों की प्रतिभागिता एवं गतिविधियों का महत्व शून्य होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जहाँ पर लोगों के जीवन का जो प्राथमिक अवलोकन किया जाता है, वहाँ पर स्त्रियों की जो प्रतिभागिता है वह गतिविधियाँ हैं का उनका जो महत्व है वो शून्य होता है। अब मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन जैसे आरंभिक मानव शास्त्रियों ने महिलाओं की भूमिका को कम करके आंका है। ये जो मानव शास्त्री हैं मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन, इन्होंने जो क्या है महिलाओं की जो भूमिका है उसको कम आंका है, कम माना है। इन सभी ने मुख्यतः पुरुषों पर ही अपने ध्यान को केंद्रित किया है। उन्होंने सामुदायिक जीवन पर नहीं बल्कि समुदाय में महिलाओं की भूमिका से संबंधित जानकारी भी गांव के पुरुषों से जुटाई है। कमोवेश भारतीय संदर्भों में आज भी ये परंपरा देखी जा सकती है। ऐसे कई शोध जो स्वयंसेवी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, यहाँ तक कि सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए बताते हैं कि भारतीय स्त्रियां कामगार नहीं है या है तो उनकी संख्या नाम मात्र है। यानी कि यहाँ पर बताया गया जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन्होंने सरकारी एजेंसियों के द्वारा जो सर्वे किए गए हैं उनमें बताया गया कि जो भारतीय स्त्रियां हैं वो कामगार नहीं है, यानी काम नहीं करती हैं, या है तो उनकी संख्या नाम मात्र की। और जो स्त्रियां पहले तो काम नहीं करती हैं और जो काम करती हैं उनकी जो संख्या है वो थोड़ी सी ही है, यानी बिल्कुल कम है। शोध के ये निष्कर्ष संदेहास्पद इसलिए है, अब जो शोध के निष्कर्ष हैं वो संदेहास्पद है, यानी इनमें संदेह है। हम खुली आंखों से इस सत्य को देखते हैं। अगर हम देखें कि ये जो बात कही जा रही है स्त्रियां कम कामगार हैं और अगर जो है वो नाम मात्र की हैं, तो ये संदेह मात्र है, क्योंकि हम सत्य जो है अपनी आंखों से देख रहे हैं। पारिवारिक दायित्वों के अलावा भारतीय स्त्रियां विशेषकर ग्रामीण अंचलों से संबंध रखने वाली ही कृषि कार्य से लेकर के शारीरिक श्रम के अन्यत्र जाकर काम करती हैं। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि भारतीय स्त्रियां कामगार नहीं हैं, ये उनकी संख्या नाम मात्र है, तो ये शोध से
ये निष्कर्ष जो निकला है ये संदेह करने वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं भ्रामक करने वाला है। हम अपनी आंखों से ये सत्य को देखते हैं कि परिवार के जो दायित्व हैं, उन दायित्वों के अलावा जो भारत की स्त्रियां हैं, भारतीय स्त्रियां हैं, और ज़्यादातर विशेषकर जो गांव में रहती हैं, गांव के इलाके में रहती हैं, वह कृषि कार्य से लेकर के शारीरिक श्रम के कार्यों को करने के लिए वो अन्यत्र जाकर के काम करती हैं। इन निष्कर्षों का कारण स्पष्ट है कि शोध के उत्तरदाता अधिकांशतः घर के पुरुष सदस्य ही होते हैं। अब यहाँ पर जो शोध किया गया है या जिन व्यक्तियों ने शोध किया है वो ज़्यादातर पुरुष ही हैं, और जिनकी दृष्टि में कृषि भूमि में बीजारोपण से लेकर फसल काटने जैसे कार्य या फिर घर में ही सूक्ष्म रूप से किए जाने वाले आर्थिक गतिविधियाँ जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि, जिनसे परिवार की महिलाएं धन कमाती हैं, काम काज में नहीं आता। अब जो सर्वेक्षण किया गया है, जो सर्वे किया गया है, उसमें ज़्यादातर पुरुष हैं, और पुरुषों ने ये देखा है कि उनकी दृष्टि में ये देखा गया है कि कृषि भूमि में बीजारोपण से लेकर के फसल काटने जैसे कार्य या फिर घर के जो छोटे मोटे कार्य होते हैं, किए जाने वाले आर्थिक गतिविधियाँ जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि, जिनसे परिवार की महिलाएं धन कमाती हैं, वो कामकाज में नहीं आता है, और उन पुरुषों ने स्त्रियों के इस कार्य को कामकाज नहीं माना है। सुस्पष्ट तौर पर श्रम उसे माना जाता है जो घरेलू परिधि में नहीं अपितु देश की अर्थव्यवस्था में सीधे तौर पर अर्थ लाभ दे। अब इनके आधार पर यह देखें तो स्पष्ट तौर पर श्रम उसे माना गया है, परिश्रम उसे माना गया है जो घरेलू परिधि में नहीं, यानी घर के अंदर नहीं, अपितु देश की अर्थव्यवस्था में सीधे तौर पर अर्थ लाभ दे, पैसा कमाने में लाभ दे। काम करने से हमारा मतलब उस काम से होता है जहाँ संगठित क्षेत्र में नगद भुगतान किया जाता है। अब यहाँ पर जो काम का अर्थ बताया गया है वो उस संगठित क्षेत्र का बताया गया है जहाँ पर हमें नगद भुगतान दिया जाए, उसके बदले में पैसे दिए जाए। दरअसल वे सामाजिक प्रक्रियाएं और नीतियाँ जो समाज के विश्लेषण के लिए अपनाई गई, वे विशुद्ध रूप से स्त्री और पुरुष के मध्य भेद करती हैं। महिला समानता के संघर्ष में विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पूर्व यह विश्लेषण इसलिए आवश्यक था कि जिस स्त्री को समाज में अपने दोयम दर्जे से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, दोयम यानी दोहरी भूमिका, मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, उसे यह विदित भी नहीं होगा कि सामाजिक संरचना की मूल इकाइयों में उसकी भूमिका समाज वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन का केंद्र बिंदु नहीं बन पाई है। ऐसे में ये कल्पना करना सहज है कि जनसाधारण के मानस में आधी आबादी की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण नहीं है। अब आता है टॉपिक महिला समानता और सामाजिक अवरोध की महिला समानता सामाजिक अवरोध क्या है। एक लंबे समय तक ये विश्वास किया जाता था स्त्री और पुरुष के शारीरिक भेद का उसमें विद्यमान भावनात्मक और बौद्धिक भेदों और उनकी शारीरिक क्षमताओं में पाए जाने वाले भेदों से घनिष्ठ संबंध है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में पुरुषों और महिलाओं को कार्य और भूमिकाएं प्रदान की गई थी, उन्हें भी उनकी शारीरिक क्षमताओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा माना जाता था। समाज वैज्ञानिक जॉर्ज पीटर मुरडॉक पुरुष और स्त्री में विद्यमान जैविक भेदों को समाज में श्रम के लैंगिक विभाजन का आधार मानते हैं, परंतु समाजशास्त्री एन ओकले ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि श्रम विभाजन सर्वव्यापी नहीं है। अगर हम देखें कि श्रम विभाजन जो श्रम विभाजन सर्वव्यापी नहीं है, सभी जगह विद्यमान नहीं है, वह इस तर्क को सिर्फ कोरा मिथक मानती हैं। महिलाओं में जैविक दृष्टि से भारी और कठोर काम करने की क्षमता नहीं होती। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में बसी जनजातियों पर मार्गरेट मीड का अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि 1930 के उत्तरार्ध और 1960 के मध्य में जो सांस्कृतिक आंकड़े प्राप्त हुए वह परंपरागत समाज की उस कठोर अवधारणा पर चोट करते हैं। पुरुष महिलाओं को सौंपे जाने वाले कार्यों को करने में अक्षम है, यानी कि पुरुष जो है महिलाओं को जो कार्य सौंपे जाते हैं उन कार्य को करने में अक्षम है।
तथा स्त्रियां पुरुषों के कार्यों को नहीं कर सकती। यहाँ पर ये बताया गया जो स्त्रियां हैं जो पुरुषों के कार्य हैं उन कार्यों को वो नहीं कर सकती है। कुछ समाजों में आज भी बुनाई, कताई और खाना बनाना जैसे घरेलू कार्य पुरुषों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वहीं मोतियों के लिए गोताखोरी करना, डोंगी चलाना और घर बनाने जैसे साहसिक और कठोर कार्य स्त्रियों के कार्य क्षेत्र में आते हैं। आदिम समाज की यह व्यवस्था सरल समाजों में नहीं पाई गई और अगर अपवाद स्वरूप ऐसा हुआ तो भी स्त्री को वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई जो कि पुरुषों को प्राप्त होती रही है। फ्राउल का कहना है कि पुरुषों को सौंपे जाने वाले कार्यों को स्त्रियां पूरा करती हैं तो उन्हें वही प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कार्य पुरुषों को करने योग्य है, अगर वही कार्य स्त्रियों से करवाए जाते हैं तो उनको पुरुषों के समान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती, उन्हें उनके समान सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसका मुख्य कारण पुरुषों का वर्चस्व है। समाज में पुरुषों का वर्चस्व इसलिए बनता है कि पुरुषों का जीवन अधिक सार्वजनिक होता है और स्त्रियों का जीवन संतानोत्पत्ति, शिशुओं के लालन पालन के कारण निजी बन जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो पुरुषों का वर्चस्व है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनका जीवन सार्वजनिक होता है और स्त्रियों का जो जीवन है वो संतानोत्पत्ति और शिशुओं के लालन पालन के कारण निजी बन जाता है। विचारणीय तथ्य यह है कि क्या ये सोच उचित है कि जैविक विविधता, शारीरिक स्पष्ट अंतरों के कारण लैंगिक असमानता प्रकृति की ही देन है। दरअसल पुरुषों और स्त्रियों के मध्य व्याप्त जो असमानताएं प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक हैं, क्योंकि ऐसा कोई जैविक कारक प्रतिलक्षित नहीं होता जिससे यह स्वीकार किया जाए कि सार्वजनिक शक्ति संपन्न पदों पर स्त्रियों की उपस्थिति कम होना प्राकृतिक है। यहाँ पर बताया गया कि जहाँ जो शक्ति संपन्न पद हैं उन पर स्त्रियों की जो उपस्थिति है वो कम है, ऐसा ये कोई प्राकृतिक कारण है ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है, कहीं भी वर्णित नहीं है। स्त्रियों को पारिवारिक संपत्ति का छोटा सा हिस्सा या ये कहना उचित होगा कि बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मिलता? हैरान करने वाला ये तथ्य है, इस प्रश्न का उत्तर कोई भी प्रकृति से नहीं मिलता है। यह यथावत अपना स्वरूप कायम किए हुए है। यद्यपि जिन समाजों में अपवाद स्वरूप ऐसा होता है उनकी ओर से इस असमानता के विरोध में एक प्रबलतम तर्क दिया जाता है जो कि अकाट्य है। यदि स्त्रियां परिवारों की मुखिया बनने और पारिवारिक संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने के लिए जैविक रूप से अयोग्य भी थी तो मातृवंशीय समाज थे वो मेघालय की खासी और समाज, केरल का नायर समाज जो आज भी मातृवंशीय है। मातृवंशीय समाज वर्षों से सफलतापूर्वक क्यों चलते रहे हैं? अनेक अफ्रीका समाजों में स्त्रियां किसानों तथा व्यापारियों के रूप में अपना काम निपुणता से कैसे करती रही हैं। स्पष्ट है कि पुरुषों और स्त्रियों के मध्य असमानता का कोई जैविक कारण नहीं है।